Hello and welcome to Chandigarh Civil Services. Guys, this is Vivek and we are here with 5 current topics of polity जो 2023 prelims के लिए important है. So let's see what are these 5 topics. उसके ऊपर एक छोटी discussion करते हैं, small discussion, and let's see what provisions will hold for 2023. So the list of the topic is we have these 5 topics. पहला topic है हमारा anti defection law. Anti defection law क्यों important है, ये क्यों न्यूज में है और इसका क्या रेलेवेंस है, वी विल स्टडी. सेकंड टॉपिक इज हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, दैट इज आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हम देखेंगे कि जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, कोलिजियम सिस्टम क्या था और अब ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है. थर्ड टॉपिक हमारा है पार्लियामेंट्री कमिटीज. एज वी हैव सीन कि राज्यसभा के अंदर रिपोर्ट आई है कि आपने मेंबरशिप और टेन्योर जो कमेटी के मेंबर्स का है ये फिक्स करना है और ये एट द डिस्क्रिशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस के ऊपर नहीं चलेगा. फोर्थ हमारा है हेट स्पीच. व्हाट इज हेट स्पीच, क्या कोई इंडिया में लॉ है हेट स्पीच के लिए, वी विल स्टडी दैट. एंड लास्ट टॉपिक इज पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. वी विल सी कि पावर्स प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स कौन सी हैं, किसकी पावर ज्यादा है, किसकी पावर कम है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. हमारा फर्स्ट टॉपिक है एंटी डिफेक्शन. सबसे पहले बात यह है कि व्हाट इज एंटी डिफेक्शन. हमें पता होना चाहिए कि एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या है और एंटी डिफेक्शन लगता कैसे. एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या है, व्हेन अ पर्सन स्विच पार्टी. एक पर्सन या एक एमपी है, फॉर सपोज ही इज फ्रॉम पार्टी ए, अगर वो अपनी पार्टी ए छोड़ के पार्टी बी में चले जाता है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन या वॉलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन, जो हमें 3 या 4 प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो उस पर्सन के ऊपर क्या लगता है, एंटी डिफेक्शन. और इस लॉ के एप्लीकेशन के बाद वो पर्सन डिसक्वालीफाई हो जाता है. क्या हो जाता है, डिसक्वालीफाई. तो एंटी डिफेक्शन इज फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स. एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या है, आपने एक टर्म सुनी होगी हॉर्स ट्रेडिंग न्यूज में, कि एक पर्सन है या एक एमपी या एमएलए है, वो अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन. ये फर्स्ट टाइम 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला. 1960 से ये प्रैक्टिस प्रेवलेंट थी हरियाणा में आयाराम गयाराम के नाम से, और उसके बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया. इसमें देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन के लिए प्रोविजंस क्या क्या हैं. पहली चीज है कि जिस पर्सन के ऊपर एंटी डिफेक्शन लगेगा ही और शी विल बी डिसक्वालिफाइड ऑफ बीइंग एमएलए और एमपी. सेकंड है ये 10 शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंदर मेंशन है. अगर कल आपको क्वेश्चन आता है कि एंटी डिफेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो इट इज 10 शेड्यूल एंड 52nd अमेंडमेंट एक्ट. थर्ड है कि जो मैटर कौन डिसाइड करेगा एंटी डिफेक्शन को, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा ऑफ द हाउस. प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस विल डिसाइड द मैटर इन द एंटी डिफेक्शन केस. अगर कल प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन है अथॉरिटी, इट इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हु विल डिसाइड द केस. नेक्स्ट देखते हैं कि ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, ऑन विच ग्राउंड्स द मेंबर्स कैन बी डिस्क्वालिफाइड. तो फर्स्ट है कि अगर आप पार्टी की व्हिप के अगेंस्ट काम करते हो. व्हिप का मतलब क्या है, व्हिप का मतलब यह है कि पार्टी ने आपको एक रेजोल्यूशन पास किया, आज आपको पार्टी ने बोला है कि कोई फॉर सपोज कि कोई मोशन है, पार्टी ने बोला, आपके पार्टी सुप्रीमो ने बोला है कि यस वी हैव टू वोट फॉर दिस मोशन और वी हैव टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन दिस मोशन. अगर आप इस चीज के अगेंस्ट काम करते हो, अगर पार्टी ने आपको बोला कि आपने वोट करना है पर आपने वोट नहीं किया, या पार्टी ने आपको मना किया था वोट करने के लिए पर आपने वोट कर दिया, तो इसके केस में आप पार्टी की व्हिप के अगेंस्ट जा रहे हो, आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगेगा. सेकंड क्या है, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को आफ्टर 6 months ऑफ हिज ज्वाइनिंग वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप ले लेता है, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगेगा, क्योंकि नॉमिनेट करके आपको भेजा गया था, आपको पार्टी ज्वाइन करने के लिए नहीं भेजा गया. थर्ड है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, वो इलेक्शन जीता है और वो भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लगता है. यही 3 केसेस हैं जिनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगता है. नेक्स्ट देखते हैं एंटी डिफेक्शन की एक्सेप्शंस क्या हैं. अगर ये लॉ लगता है तो उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी. फर्स्ट आपकी एक्सेप्शन है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. अगर राज्यसभा के चेयरमैन या लोकसभा का स्पीकर अगर वो अपनी पोजीशन से रिजाइन करता है, रिजाइन के बाद उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी, डिमिट कर दी, वो सीट लीव कर दी, और अगर उसके बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रीजॉइन करता है, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा. वंस हम कहते हैं कि फर्स्ट में क्या किया, उसने रिजाइन किया, फिर उसने डिमिट कर दिया, अपनी पोजीशन छोड़ दी, और थर्ड है उसने कोई और पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा. और सेकंड क्या है कि अगर कोई पार्टी मर्ज कर जाती है विद एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबरशिप किसी और पार्टी के साथ, अगर कोई पार्टी मर्ज कर जाती है, स्प्लिट वर्ड यहाँ यूज नहीं किया, यू हैव टू सी यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, मर्जेस.
अगर कोई पार्टी मर्ज कर जाती है विद 2/3 मेंबरशिप किसी और पार्टी में, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। दिस इज द एक्सेप्शंस। नेक्स्ट हमारा आता है जी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सेकंड टॉपिक। एज वी नो कि इन दिस ईयर या इन दिस सेशन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है 34, वो कंप्लीट है। आज से पहले 34 जजेस में से कभी 32, कभी 33 देयर वर द जजेस हु वर अपॉइंटेड। आज की डेट में वी हैव ऑल 34 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 क्लॉज 1 पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है इन मैटर्स ऑफ स्ट्रेंथ। सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट के लिए आपके पास आर्टिकल है 124 क्लॉज 2, कौन करेगा? प्रेसिडेंट। ऑथराइज कौन कर रहा है स्ट्रेंथ के लिए? पार्लियामेंट, आर्टिकल 124 क्लॉज 1। अगर तो आपको स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो आता है पार्लियामेंट। अगर आपसे पूछते हैं कि अपॉइंटमेंट के लिए तो आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए आर्टिकल 124 क्लॉज 2, अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल 124 क्लॉज 1। सेकंड हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट होती कैसे है। अपॉइंटमेंट अब होती है कोलिजियम के थ्रू। हमारे पास 3 केसेस आए थे। थर्ड जज केस में हमने बताया कि कोलिजियम के थ्रू अपॉइंटमेंट होगी। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने जजेस अपॉइंट करने हैं तो उसके लिए कौन कौन बैठेगा? कोलिजियम का कौन कौन पार्ट होगा? एक आपका होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर जजेस। कोलिजियम में कौन कौन से होंगे सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए? सीजीआई एंड 4 अदर जजेस। सीजीआई कौन होगा? सीजीआई आपका सीनियर मोस्ट जज होगा। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड एज सीजीआई, और सीजीआई प्लस 4 अदर जजेस विल फॉर्म द कोलिजियम सिस्टम जो अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर को देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ जी, कोलिजियम सिस्टम हमने बात की थी। अब कोलिजियम सिस्टम ना 2 तरह का है, ये 2 टाइप्स का है एट 2 लेवल्स। वन इज एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल, अदर इज एट द हाई कोर्ट लेवल। अगर आपको क्वेश्चन उन्होंने यूपीएससी में पूछा है कि हाई कोर्ट लेवल का जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो हाई कोर्ट में कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस 2 अदर जजेस, मतलब 1 + 2 3 जजेस फॉर हाई कोर्ट कोलिजियम। अगर क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में कितने जजेस पार्टिसिपेट करेंगे, तो देयर आर 5 जजेस, एक सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, तो टोटल कितने होंगे? 5। सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 है, हाई कोर्ट के लिए 3 है। नेक्स्ट आता है जी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। जो हमने बोला था कि 3 जजेस केस कौन से थे। पहला आपका जजेस केस था, वो था एसपी गुप्ता केस, 1981 में आया था। इस केस में हमें बताया गया कि अगर रेकमेंड करता है सीजीआई कुछ भी प्रेसिडेंट को, जो रिकमेंडेशन है सीजीआई के प्रेसिडेंट पे वो बाइंडिंग नहीं है, दैट इज नॉट बाइंडिंग। मतलब एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंट है, एग्जीक्यूटिव के पास अब ज्यादा पावर है जुडिशरी से इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। ये हमें फर्स्ट जज केस से पता लगा। फिर आया हमारा सेकंड जज केस, इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स केस। इसको क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1993 का है। इसमें हमने बोला कि एक कोलिजियम सिस्टम बनाएंगे, उसमें वो 3 मेंबर बॉडी होगी, उसमें एक सीजीआई होगा और 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे, और जो वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दे रहे हैं या जो एग्जीक्यूटिव को रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट को उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करना पड़ेगा। दिस वाज योर सेकंड जजेस केस। फिर आपका है थर्ड जजेस केस, वो है 1998 का। हमने इसके अंदर कोलिजियम को और एक्सपैंड किया, बड़ा किया। हमने बोला आज के बाद ये 5 मेंबर बॉडी है, इसमें एक सीजीआई है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। तो 1998 केस के बाद कोलिजियम को हमने 5 मेंबर बॉडी बनाया। 1993 में इट वाज 3 मेंबर बॉडी, और उससे पहले अकेला सीजीआई था जो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता था। तो ये था कोलिजियम सिस्टम। थर्ड टॉपिक हमारा है पार्लियामेंट्री कमिटीज। एज यू नो राज्यसभा में रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने बोला है कि जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, एक तो उनके मेंबर्स, दूसरा उनका टेन्योर आप फिक्स करो या आप मैंडेट करो, बताओ कि कितने टाइम के लिए आएंगे। ये मर्सी या ये क्या कहते हैं एट द प्लेजर ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं चलेंगे। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज होती कौन है, होती क्या है? ये होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमिटीज। एक पैनल होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उसके अंदर आपको अपॉइंट भी कर सकते हैं एज अ मेंबर, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपॉइंट भी कर सकते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ द कमिटी, या इलेक्ट भी कर सकते हैं या नॉमिनेट भी कर सकते हैं। अगर कल क्वेश्चन आपको आए कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं इसमें कौन कौन से तरह के मेंबर्स आते हैं, फर्स्ट है अपॉइंटेड, सेकंड इज इलेक्टेड एंड थर्ड इज नॉमिनेटेड। ठीक है, ये स्पीकर की डिस्क्रिप्शन के अंडर वर्क करती है, स्पीकर की गाइडेंस के अंडर वर्क करती है। यू नो स्पीकर इज इन लोकसभा, तो ये कमिटीज किसके अंदर वर्क करेंगी? लोकसभा के अंदर मैक्सिमम। सेकंड है, इसका ओरिजिन देखते हैं। ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश
ओरिजिन है इसका ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले पार्लियामेंट्री कमिटीज बनी थी हमारे आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 118 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आर्टिकल 105 एंड 118 जो आपका पार्ट 5 द यूनियन है उसके अंदर हमने इनको प्रिविलेजेस दी हुई हैं। पार्लियामेंट के पास डिस्क्रिशन है कि पार्लियामेंट जो कमिटीज पार्लियामेंट को रिकमेंडेशंस दे तो वो पार्लियामेंट की डिस्क्रिशन है कि वो फॉलो करे या ना करे। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू फॉलो द रिकमेंडेशंस, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द पार्लियामेंट दैट इट इज अप टू देम कि दे विल फॉलो और नॉट फॉलो द रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्टिव्स। 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के। पहला ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल कंट्रोल ट्रेस करना है या एक्सरसाइज करना है किसके ऊपर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के ऊपर। सेकंड क्या है, मैंडेटिंग द स्टेक होल्डर, जो भी स्टेक होल्डर है इस कमेटी का उसको मैंडेट करना है कि वो काम ठीक कर रहा है या नहीं। थर्ड इज कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव, अगर एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरी वे में एक्ट करेगा तो पार्लियामेंट्री कमेटी उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएगी। फोर्थ क्या है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को मैंडेट करना है, मैनेज करना है, उसको स्क्रूटनाइज करना है कि जो गवर्नमेंट है वो ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही। सो पार्लियामेंट्री कमेटीज 2 टाइप की हैं, एक है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, एक है एडहॉक कमेटी। आपको पता होना चाहिए जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है या एडहॉक कमेटी में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप्स की आती हैं। मेजर वी हैव 8 कमिटीज जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हेट स्पीच। क्वेश्चन इज व्हाट इज हेट स्पीच, क्या कोई लॉ है जिसने हेट स्पीच को मैंडेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हेट स्पीच का मतलब है कि इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस इन द सोसाइटी। आपने कोई ऐसी स्पीच दी, आपने कोई ऐसा जेस्चर किया, कोई आपने ऐसी सोशल मीडिया पे पोस्ट की ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से कि उसमें वायलेंस इंसाइट हो गया, हेट्रेड इंसाइट हो गया सोसाइटी में, इट इज कॉल्ड हेट स्पीच। एक यही इसकी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। इंडिया में कोई भी लॉ नहीं है जो हेट स्पीच को डिफाइन करता है, बट नॉट हैज बीन डिफाइंड बाय एनी लॉ, कि कोई किसी भी लॉ ने डिफाइन नहीं किया है। डिफरेंट सेक्शंस हैं कि अगर आप हेट्रेड स्प्रेड करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको हम चार्ज कर सकते हैं। देखते हैं कि हाउ इज इट स्टडीड में देखते हैं कि हेट स्पीच 3 या 4 तरीकों से हमें पता लगता है कि इट इज हेट स्पीच। पहला है कि ये बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकती है। सेकंड है कि अगर आपने कोई ऐसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी किसी चीज को कि उससे हेट्रेड स्प्रेड हो रहा है, इट विल अमाउंट टू हेट स्पीच। आपने कोई जेस्चर किया है जिससे कोई बंदा ऑफेंस हो गया, सोसाइटी में या सोसाइटी के लिए वो ऑफेंस है, ये ऑफेंसिव है, इट अमाउंट्स टू हेट स्पीच। थर्ड इज सोशल मीडिया मीम्स, अगर आप कोई सोशल मीडिया मीम बनाते हो और उसको फ्लोट कर देते हो ऑनलाइन, इट अमाउंट्स टू हेट स्पीच। फोर्थ है ऑब्जेक्ट्स एंड सिंबल्स, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई सिंबल्स हैं जिससे सोसाइटी में हेट्रेड स्प्रेड हो रहा है, इट इज हेट स्पीच। फिर देखेंगे कि कौन से लॉज हैं इंडिया में फॉर हेट स्पीच। लॉज की बात करें, पहला आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। सेकंड आपका है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, उसका सेक्शन 7 है जो हेट स्पीच को मैनेज करता है। थर्ड आपका है आरपीए 1951, इसके अंदर वी हैव 3 सेक्शंस, एक आपका सेक्शन नंबर 8, दूसरा है सेक्शन 123 क्लॉज 3A और थर्ड है सेक्शन 125 दैट कैन चार्ज अ पर्सन ऑन हेट स्पीच। फोर्थ आपका है आईपीसी 1860, इसमें हमारे पास 3 सेक्शंस हैं, एक है सेक्शन 153A, 153B एंड 298। तो इन मेजर्स के थ्रू हेट स्पीच के अंदर आपको चार्ज किया जा सकता है। राहुल गांधी को भी हेट स्पीच के लिए चार्ज किया था, उनके ऊपर आरपीए 1951 लगा था। आरपीए 1951 तभी उनको बोला कि आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं आपकी मेंबरशिप से कि आपने हेट्रेड स्प्रेड किया है। लास्ट टॉपिक हमारा है पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। आर्टिकल 72 एंड 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्डनिंग पावर्स में आपका क्या है, एजी परियावेलन केस है, इनको राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के लिए बुक किया गया था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेशक स्टेट ने इनको चार्ज किया है, पर जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है उसका वाइड एंगल है ओवर गवर्नर, इनके ऊपर गवर्नर की पार्डनिंग पावर नहीं लगेगी, प्रेसिडेंट कैन पार्डन हिम। प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर है, गवर्नर के पास आर्टिकल 161 में पार्डनिंग पावर है। And for president it is part 5 and for governor it is part 6। 5 पार्डनिंग पावर्स की हम बात करेंगे, 5 टाइप के पार्डन्स हैं, वो सिमिलर है, पर हमने ये देखना है कि पार्डनिंग पावर में डिसिमिलरिटी कहाँ पे है या डिफरेंस कहाँ पे है, किसकी पार्डनिंग पावर बड़ी है, गवर्नर की या प्रेसिडेंट की। सो लेट्स सी कि कॉमन पावर्स कौन सी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास। पहला आपका आता है जी टू पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है, टू रिमूव द सेंटेंस एंड कन्विक्शन।
आपको कोई सेंटेंस हुआ था वो हमने रिमूव कर दिया और आपकी कन्विक्शन रिमूव कर दी, तो हम बोलेंगे कि आपको पार्डन कर दिया है, अब ये सजा आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इस टेबल के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन 2 या 3 टाइम्स प्रीवियसली पूछा है। सेकंड इज कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन का मतलब क्या है कि आपको एक हार्ड या आपको एक हैवी पनिशमेंट थी, हमने उस पनिशमेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया टू द लाइटर फॉर्म, इट इज कॉल्ड कॉम्यूटेशन। थर्ड इज रिमिशन। रिमिशन में क्या है कि आपका सेंटेंस रिड्यूस कर दिया पर कैरेक्टर सेम है। फॉर सपोज आपको बोला कि 5 इयर्स की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है, तो रिमिशन अगर यूज होगा तो क्या होगा, हमने बोला कि सेंटेंस आपका 3 इयर्स कर दिया पर कैरेक्टर सेम है, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट। फोर्थ इज रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या होता है कि लेसर सेंटेंस कंपेयर टू ओरिजिनल वन। आपको लेसर सेंटेंस दिया, 2 इयर्स की पनिशमेंट थी, आपको बोला कि नहीं अब आपकी 1 ईयर की पनिशमेंट है और आप और बेनिफिट जो आपको 1 ईयर के साथ मिलते हैं आप वो अवेल कर सकते हो। लास्ट इज रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब क्या है कि आपने जो एग्जीक्यूशन है उसके ऊपर स्टे लगा दिया है, आपने एक बड़ी बेंच को या बड़ी अथॉरिटी को भेजा है उसको स्टडी करने के लिए। सो दीज आर द 5 कॉमन टाइप्स ऑफ पावर्स। ये जो टेबल है पावर्स का, ये यूपीएससी की टेंडेंसी है 2 या 3 टाइम्स दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड इन मैच द फॉलोइंग कि कौन सा प्रोविजन किसको फॉलो करता है। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस में देयर आर 2 पॉइंट्स। पहली बात क्या है कि जो प्रेसिडेंट है अंडर आर्टिकल 72 उनकी पार्डनिंग पावर ज्यादा है। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72 इज मोर एज कंपेयर टू गवर्नर अंडर आर्टिकल 161। वो क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस में भी आपको पार्डन दे सकता है। प्रेसिडेंट कैन पार्डन यू इन कोर्ट मार्शियल। और सेकंड क्या है कि अगर कोई डेथ सेंटेंस के ऊपर कोई कन्विक्टेड है, कोई चार्ज है, तो उसको भी प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। दीज आर द 2 डिसिमिलैरिटीज। और सेकंड है कि गवर्नर जो है, गवर्नर कैन एक्सरसाइज 3 टाइप्स ऑफ पार्डन्स इन डेथ सेंटेंस। पहला है सस्पेंड, रिमिट या कम्यूट, पर वो उसको एब्सोल्युटली पार्डन नहीं करेगा। वो 3 तरीके से उनको बोल सकता है। वो बोल सकता है कि हमने आपके जो डेथ सेंटेंस है वो भी सस्पेंड कर दिया है, रिमिट कर दिया है, कम्यूट कर दिया है, आगे भेजा है फॉर एक्शन, पर आपको हम कंप्लीटली एब्सॉल्व या पार्डन नहीं कर रहे। तो दीज वर द 5 टॉपिक्स जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है फॉर यूपीएससी 2023। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी टेकिंग अनदर 5 टॉपिक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।